आप सभी छात्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, आपके बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर MP मॉडल एक्सीलेंस का पेपर होने वाला है, तो आप उससे संबंधित वीडियो बना दीजिए। तो बच्चों, हम आपके लिए आज से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आपको बताने जा रहे हैं, और जिनसे परीक्षा में मुझे लगता है कि सभी प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जब आप पेपर दे कर के आएंगे तब आप कहेंगे कि सर आपने सही कहा था। इसलिए आप इन सभी वीडियो के प्रश्नों के उत्तर याद कर लीजिए। हम आपको सभी को समझा रहे हैं, आपको याद करवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में आपको रसायन विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहे हैं। इसलिए आप वीडियो पूरा देखें और याद करने का प्रयास करें, और आप इन्हें लिख भी सकते हैं। तो छात्रों, आपके सामने पहला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? ठोस, द्रव एवं गैस। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं, जो पानी होता है इसको जब ठंडा किया जाता है तो यह बर्फ़ में बदल जाता है, और जो आप पीते हैं वो द्रव होता है, और जब पानी को गर्म किया जाता है तो यह गैस में बदल जाता है। इस तरह इसमें आपका सही उत्तर है पानी, H2O। आपको पानी का सूत्र भी पता होगा, H2O। आप सभी प्रश्नों के उत्तर याद करते जाएं। अब आपके सामने है वायु है। तो वायु है मिश्रण। यह मिश्रण क्यों है? तो आप सभी जानते हैं, असमान अनुपात में जब हम तत्वों को मिलाते हैं या पदार्थों को मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। हवा में 78% आपकी नाइट्रोजन होती है, और इसके अलावा अन्य गैसें भी होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एवं आर्गन गैस है। अब आपने देखा होगा, जहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन गैस अधिक होती है, और जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ ऑक्सीजन गैस कम होती है। लेकिन है तो वो वायु। तो आप समझ गए कि वायु है मिश्रण। अब है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। अब है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कही जाती है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम मिलाकर के क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। यहाँ ध्यान रखें, हो सकता है कि द्रव्यमान संख्या ना लिखा आए, वो परमाणु भार लिखा आए। तो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। अब है किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा जो कण होता है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन पर भी ऋणात्मक आवेश होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है गामा किरणें हैं। तो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो गामा किरणें क्या होती हैं? तो गामा किरणें जो हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अब है 6 ऑक्सीजन 15 है, 6 ऑक्सीजन 16 है, 6 ऑक्सीजन 17 को क्या कहते हैं? तो छात्रों, यहाँ आप ध्यान रखो, जो 6 जो अंक लिखा हुआ है ये होता है आपका परमाणु क्रमांक। जब यह समान होता है तो समान स्थान पर इसे रखा जाता है, समान स्थान पर रखा जाता है, इसलिए इसे समस्थानिक कहते हैं। इसके अलावा हो सकता है परीक्षा में 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37 ऐसा आ सकता है। मतलब आपको जो है तत्व के पहले जो संख्या लिखी है उस पर आपको ध्यान देना है। समझ गए बात आप? इसे कहते हैं समस्थानिक। अब है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारक उत्पन्न होते हैं? तो बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारक उत्पन्न होते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है, एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या होती है। तो जो एक मोल पदार्थ होता है उसमें कुल कितने परमाणु होते हैं? तो उसमें होते हैं 6.023 गुणित 10⁻23 परमाणु। तो इम्पोर्टेंट है।
अगर ऐसा आ जाए कि 1 मोल में कुल कितने अणु होते हैं, तो भी यही उत्तर आपके सामने होगा। अब लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, तो लोहे पर जंग लगना उदाहरण है आपका ऑक्सीकरण का। इसका उदाहरण है ऑक्सीकरण का। इसे अपन संक्षारण भी कहते हैं। इसके अलावा इस पर सूत्र भी पूछा जा सकता है जंग का। ठीक है, तो जंग का सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O। यहाँ पर आपके सामने जो प्रश्न है उसका उत्तर यही है कि लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। इसे संक्षारण भी कहते हैं। अब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण। इसे अपन अपचयन भी कहते हैं। अगर ऐसा आ जाए कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है और अवकरण की जगह अपचयन लिखा हो तो अपचयन सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल क्या कर देता है, तो अम्ल कर देता है। मतलब नीले लिटमस पत्र पर, माने नीले लिटमस पेपर पर हम लोग अगर अम्ल डाल दें तो वह नीले से लाल हो जाता है। अगर लाल लिटमस पेपर पर क्षार डाल दें तो वो लाल से नीला हो जाता है, ध्यान रखें। अगर नीले पर अम्ल डाल दें तो नीले से लाल, और लाल लिटमस पेपर पर अपन क्षार डाल देते हैं तो वो लाल से वो नीला हो जाता है। अब क्षारीय घोल का पीएच मान होता है, तो पीएच मान पर हमेशा प्रश्न आता है, तो ध्यान रखो 7 से अधिक पीएच होती है तो वो क्षार होता है, 7 से कम होती है तो वो अम्ल होता है। यहाँ ऐसा आ जाए कि अम्लीय घोल का पीएच का मान होता है तो 7 से कम, क्षारीय घोल का पीएच का मान 7 से अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब है एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा, तो एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर। अब है वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसी व्यवहार करती है। जो वास्तविक गैस होती है उसके लिए क्या क्या परिस्थितियां होती हैं, तो वो आदर्श गैस जैसी व्यवहार करती है। तो निम्न दाब और उच्च ताप, मतलब दाब जो निम्न होगा मतलब कम होगा, और ताप जो है जो उच्च होगा। निम्न दाब होगा, उच्च ताप होगा, तो वास्तविक गैस आदर्श गैस जैसी व्यवहार करती है। अब स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। यहां ध्यान रखो आप, क्या है, स्थिर ताप है, किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। मतलब आपके सामने कोई बर्तन है, उसमें गैस भरी है, जब अपन उसको पिचकाएंगे मतलब उसका आयतन कम करेंगे तो उसके अंदर जो दाब है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। अब है दूध उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर है इमल्सन का। फिर है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का जो पीएच का मान होता है वो 7 होता है, मतलब उदासीन होता है। मतलब इसमें ना तो अम्ल के गुण होते हैं और ना ही इसमें क्षार के गुण होते हैं। अब है किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता। कितना अच्छा प्रश्न है। देखो सोना जो है उसमें जंग नहीं लगती है, हमने बोला था अभी कि जो लोहा है उसमें जंग लग जाती है, तो वो संक्षारण का उदाहरण। सोने में जंग नहीं लगती है, और यहाँ पूछा है उसका संक्षारण नहीं होता है, मतलब वो नष्ट नहीं होती है। तो सोना जो है उसकी जो चमक है वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है, थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है बस। इसके अलावा जो लोहा है उसमें जंग लग जाती है। तांबे का भी जो है उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, चांदी का भी रंग परिवर्तित हो जाता है, लेकिन सोना जो है चमकता ही रहता है। अब है ऊष्मा शोषी प्रक्रिया में, देखो यहां देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शोषी माने होता है
अवशोषण करना, सोखना। तो ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का अवशोषण करना। तो ऊष्मा शोषी प्रक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। और ऊष्मा छेपी आ जाता है तो छेपी माने निकलना। तो ऊष्मा का निकलना ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाता है। इस तरह से भी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अब है किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ साथ घटता है। यहां समझो, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो जैसे जैसे वो रासायनिक अभिक्रिया होती जाएगी तो अंत आते आते उसका जो वेग है, उसकी जो गति है, वो घटती जाती है। वो यहाँ लिखा है, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है। अब है उत्प्रेरक, वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता। यहां समझो, यहां बच्चे क्या है, कभी कभी ए लगा देते हैं, कभी कभी बी लगा देते हैं। तो कारण समझो, उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। तो दोनों को मिलाकर के जब हम उत्तर निकालते हैं तो उसे कहते हैं परिवर्तित करता। परिवर्तित करने का मतलब है घटा भी देता है और बढ़ा भी देता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर बनता है वो है परिवर्तित करता है, परिवर्तित कर देता है। अब है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? मीथेन गैस रहती है। इसे गोबर गैस भी कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो आपका होता है CH4। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखो, ये प्रश्न आ गया, देखो जो हम समझा रहे थे आपको, गोबर गैस में मुख्यतः होता है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। इसका सूत्र क्या है? CH4। ये आपको ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पर जो फलों को पकाने के काम में गैस आती है वो कौन सी होती है? ये भी आपको ध्यान रखना है परीक्षाओं तक। तो वो होती है आपकी एसिटिलीन। एसिटिलीन। और कार्बन मोनोऑक्साइड पर भी प्रश्न बन जाता है। तो क्या होता है, ये बहुत जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती है और तुरंत व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। तो हमने आपको इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं, आप बहुत अच्छे से याद करिए। हम आपको 2-3 वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं, जिन्हें याद कर लीजिए। परीक्षा में आपको पूरे के पूरे प्रश्न देखने को जरूर मिल जाएंगे। इसलिए आप प्रश्नों को अच्छे से याद करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।